अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने पेश है तारक इस्माइल सागर का शोराए आफाक नावल ए राहे हक के शहीदो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगने की सूरत में एक अच्छा सा कमेंट करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं। अपनी दानिश में भारतीय फौजी यही समझ कर आ रहे थे कि ऊपर मौजूद पोस्ट में शायद ही कोई ज़ख्मी फर्स्ट एड का मुंतज़िर होगा और यहाँ मुज़ामत का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलबत्ता उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा था। शदीद सुरमाई जंग के बतौर ख़ास तैयार करदा अपने गर्म लिबास में वो 18,000 फुट की बुलंदी पर कायम कैप्टन जावेद की पोस्ट की तरफ 3 टुकड़ियों में बंटकर एडवांस कर रहे थे। पैदल हर अवल दस्ते आगे थे और इनके अकब को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए छोटी तोपें इनके साथ साथ चल रही थी। ये तोपें भारतीय माउंटेन डिवीजन के तरबियत याफ्ता तोपची बड़ी महारत से ऊपर ला रहे थे। अब इनका फासला कैप्टन जावेद के साथियों से बमुश्किल 50 गज रह गया था। इस दौरान कैप्टन जावेद के जवान अपने कानों को कमांडर की आवाज़ के लिए मुस्तैद रखे हुए थे, जिसने इनकी रेंज में आने वाले भारतीयों पर अभी तक फायरिंग का हुक्म नहीं दिया था। फायर अचानक ही कैप्टन जावेद ललकारा। अल्लाह अकबर। कमांडोज ने इसकी ललकार पर आमनन सदकनन कहा और इत्मीनान से अपनी तरफ आने वाले दुश्मन पर जहन्नम के दाने खोल दिए। यह हमला भारतीयों के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। वो गाजर मूलियों की तरह कट कट कर गिर रहे थे। पाकिस्तानी कमांडोज ने एक एक को निशाना लेकर मारा था। पहले ही हमले में भारतीय टिड्डे दिल बिखर कर रह गए। भारतीय फौज के दर्जनों जवान एक गोली फायर किए बगैर मारे गए, जबकि बाकी मुंतशिर हो गए। इनकी बौखलाहट का अंदाज़ा इनके वायरलेस से नशर होते पैगामात के जरिए जो कैप्टन जावेद को अपने सेट पर ही सुनाई दे रहे थे वो बखूबी कर सकता था। पहले ही हमले ने भारतीयों को बिखेर कर रख दिया था, लेकिन वो भी भारतीय फौज के इंतहाई तरबियत याफ्ता कमांडोज थे। जल्द ही संभल कर उन्होंने जवाबी हमले का आगाज़ कर दिया। अपने जवाबी हमले की इब्तदा उन्होंने पहले से नसब गन्नों से फायरिंग के जरिए की और एक मरतबा फिर कैप्टन जावेद और इसके साथियों के सिरों पर एयर ब्रेस्ट फटने लगे। इस गोलाबारी का वो कोई जवाब नहीं दे सकते थे। इस मरतबा वो कदरे महफूज थे। पहले ही हल्ले में 2 कमांडोज जामे शहादत नोश कर गए, जबकि बाकियों ने कदरे महफूज पोजीशन ले ली थी। भारतीय कमांडरों की गालियां कैप्टन जावेद को अपने सेट पर बखूबी सुनाई दे रही थी। एक मरतबा फिर इसके जवान दबक कर बैठ गए। अपने 2 साथियों की शहादत ने उन्हें दुखी तो ज़रूर किया था, लेकिन वो बददिल हरगिज़ नहीं हुए थे। इनका सब्र अब 2 चंद हो गया था और एक मरतबा फिर वो दुश्मन की तरफ से अगले हमले का इंतज़ार करने लगे थे। 15 मिनट की मुसलसल गोलाबारी के बाद दुश्मन ने फिर इन पर यलगाल की। इस मरतबा वो कदरे मोहतात होकर और पोजीशनों में इनकी तरफ बढ़ रहा था। एक मरतबा फिर पाकिस्तानी कमांडोज इनसे नबरत आजमा थे। कमांडोज के पास सिर्फ 2 मशीन गन्ने थी या फिर अपना मामूल का असला, जिसका वो अपने कप्तान साहब के हुक्म के मुताबिक बहुत सोच समझ कर जवाब दे रहे थे। इस मरतबा दुश्मन पर शायद जनून तारी था और वो बेपनाह गोलाबारी के साथ इनकी तरफ अपनी लाशों की परवाह किए बगैर बढ़ रहा था। नाइक शरीफ शिद्दत गज़ब से एक नज़र दुश्मन पर डालता और दूसरी नज़र अपने शहीद साथी पर तो इसका खून खोलने लगता। इसकी सीमत से 10-12 भारतीय मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। इसकी वजह वो बड़ी मशीन गन थी जिसे एक कदरे महफूज आड़ में रखकर इससे करीबन 20-25 फुट दूर से दुश्मन इन पर फायरिंग कर रहा था। इस मशीन की मुसलसल फायरिंग का जवाब नाइक शरीफ सिवाय अपने G3 के और किसी चीज़ से नहीं दे सकता था। दुश्मन इस मरतबा इतना कारगर और मौसर फायर कर रहा था कि दोनों सिमतों में मौजूद इनकी मशीन गन्नें बमुश्किल इन्हें रोक पा रही थी और इनकी गन्स इस पोजीशन में नहीं थे कि नाइक शरीफ की तरफ कोई मददगार फायर गिरा सकते। अचानक ही इसके दाएं हाथ पर मौजूद सिपाही फोरदिल खान की करार सुनाई दी। शरीफ ने देखा खून का फुआरा इसके सीने से उछला और इसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। अब इस सीमत पर मुजामत ना होने के बराबर थी और नाइक शरीफ महसूस कर रहा था कि दुश्मन इस सीमत से एडवांस करके ऊपर आ सकता है। नाइक शरीफ के पेट पर बंधी पट्टी अब खून से सुरख होकर भीग रही थी। इसके लिए ज़्यादा देर तक एक ही पोजीशन में रहकर फायर करना भी मुमकिन नहीं रहा था और अब ये एहसास भी इसकी जान को आने लगा था कि दुश्मन इसकी सीमत से आगे बढ़कर ज़रूर पोस्ट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक इसके लिए फायर करना भी मुमकिन नहीं था।
दूसरी तरफ कैप्टन जावेद ने चिल्लाते हुए उन्हें दोबारा वार्निंग के अंदाज में कहा कि एक गोली संभाल कर रखो और दुश्मन के नजदीक आने का इंतजार करो। क्या इस सेक्शन के कमांडोज को इस तलख हकीकत का शिद्दत से एहसास नहीं था कि इनके पास बारूद ना होने के बराबर रह गया है और वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको सिवाय ज्यादा देर तक जारी रखने के और कोई कारनामा अंजाम नहीं दे पाएंगे। अगर कमत पहुंचने में और देर लग गई तो वो सब एक एक करके शहीद हो जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा कमांडो नहीं था जिससे ये उम्मीद दुश्मन कर सकता है कि वो जिंदा हालत में गिरफ्तारी पेश कर दे। नाइक शरीफ के पास शायद आखिरी चंद गोलियां बाकी रह गई थी और इसकी आंखों के सामने एक नाकाबिले बर्दाश्त मंजर मौजूद था। दुश्मन ने इस सिमत में जो मशीन गन नस्ब की थी इसे अब आगे बढ़ा रहा था। शायद उन्हें भी नाइक शरीफ की कमजोरी का इल्म हो गया था। अचानक ही नाइक शरीफ को अपने दाएं पहलू पर जय हिंद के नारे सुनाई दिए और वो तिल मिलाकर रह गया कि इसके दाएं सिमत एक महफूज आड़ से 5-6 इंडियन फौजी मैदान खाली देखकर ऊपर चढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने अपने रस्से भी अपने पीछे आने वालों की आसानी के लिए पहाड़ की अमूदी सतह पर ठोंक कर लटका दिए थे ताकि इनके पीछे आने वाले इन रस्सों की मदद से ऊपर चढ़ सकें। शायद ये एडवांस फौज का हरवल दस्ता था। नाइक शरीफ के लिए अब कुछ भी काबिले बर्दाश्त नहीं रहा था। इसने अपनी गोद में रखी गन को पोजीशन किया और खुद को घसीटता हुआ दुश्मन के ऐन सामने ले गया। वो दुश्मन अब इसका वहमो गुमान भी नहीं कर सकता था कि यहाँ कोई यमराज यानी मौत का फरिश्ता इनका मुंतजिर है। इससे पहले कि वो संभले और अपने हथियार सीधे करें, एक एक करके पांचों मुराद हो गए। नाइक शरीफ अभी बमुश्किल संभल ही पाया था जब बाएं तरफ से आने वाला ब्रेस्ट इसके कंधे और छाती में उतर गया। खून फुआरे की तरह इसके कुशादा सीने से उबला और इसके दामन को रंगीन कर गया। नाइक शरीफ ने आखिरी मंजर यही देखा कि बाएं तरफ से दुश्मन मशीन गन ऊपर ला रहा था। आखिरी लम्हात में इसने अपने वजूद की सारी तवानाइयां जमा करके और अपने पूरे जोर से आखिरी दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल कर दोनों हाथों में पकड़ लिए। जिस्म की सारी कुव्वत हाथों में समेट कर इसने दोनों की पिन दांतों से अलग कर ली और ऐन इन लम्हात में जब बर्फीले आसमान से चोलांगला की इस पहाड़ी चोटी तक हूरो मलाइका ने इसके इस्तकबाल के लिए सुरख कालीन बिछाने शुरू कर दिए थे, ऐन इन्हीं लम्हात में अल्लाह के बुजुर्गों बरतर होने का नारा मस्ताना बुलंद करके नाइक मोहम्मद शरीफ ने दोनों ग्रेनेड भारतीय फौजियों और गन पोजीशन की तरफ फेंक दिए। जोरदार धमाका हुआ। बर्फ के खून में रंगे जर्रात आतिशी बगोले में शामिल होकर पूरी कुव्वत से उछले। इस आतिशी बगोले में भारतीयों के जिस्मों के मुंतशिर टुकड़े और वो मशीन गन भी शामिल थी जिसके जरिए उन्होंने अपनी दानिश में इस सिमत से यलगार की राह हमवार कर ली थी। नाइक मोहम्मद शरीफ की आंखें शायद ये आखिरी मंजर देखने के लिए ही अपनी जोत जगाए हुए थी। मुतमईन होकर इसने आंखें बंद कर ली और फूलों की सेज पर बैठ गया जो आसमान से इसे ले जाने के लिए उतरी थी। सियालकोट की तहसील शक्करगढ़ के इसी गांव में जब मुअज्जिन असर की अजान बुलंद कर रहा था, ऐन इन्हीं लम्हात में इस गांव का शेरदिल कमांडो नाइक शरीफ अपनी जान जाने आफरीन को सौंप कर आसमान से जमीन तक अपने लिए बिछे सुरख कालीनों पर सफर करता जन्नत की इन आराम गाहों की तरफ महवे सफर था जहां हूरे दीदा दिल फरशे राह किए इसकी मुंतजिर थी। सिपाही मोहम्मद खान ने जोरदार धमाके पर जब इस तरफ पलट कर देखा तो नाइक मोहम्मद शरीफ की 50 इंच चौड़ी छाती पर बहादुरी और फख्र के सारे एजाजात सजे हुए थे और खुद बर्फीले पत्थर से टेक लगाए अपनी गन गोद में रखे इसी तरह चौकड़ी मारे बैठा था जैसे दुश्मन को कह रहा हो कि खबरदार इस सीमत से आगे बढ़ने की हिम्मत न करना। उस्ताद जी सिपाही मोहम्मद खान के मुंह से बेख्तियार निकला और वो रोल करता हुआ नाइक मोहम्मद शरीफ तक पहुंचा। इसने नाइक शरीफ को दोनों हाथों से करीबन झंझोड़ कर जगाना चाहा था, लेकिन शहीद के होंठों पर जमी मुस्कुराहट अमर हो गई थी। सिपाही मोहम्मद खान को यकीन नहीं आ रहा था कि इसका ही नहीं इसके कप्तान साहब और इसके यूनिट के दर्जनों कमांडोज का उस्ताद शहीद हो चुका था। नामहसूस तौर पर इसकी दोनों आंखों से गर्म आंसुओं के कतरे गालों तक आ गए थे। इसने बिड़बिड़ाते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और अपनी गन समेत रोल करता हुआ अपनी पोजीशन की तरफ लौट आया। इसका गजब दो चंद हो चुका था। इसके अंदर खोलते खून ने बाहर की सर्दी का एहसास ही खत्म जैसे कर दिया था। ये सिमत कदरे महफूज हो चुकी थी क्योंकि इसने अपने उस्ताद जी से निशानाबाजी की तरबियत ली थी और अपनी हर गोली से एक दुश्मन मुराद कर रहा था। कैप्टन जावेद हर मोर्चे पर जाकर खुद अपने जवानों के हौसले बढ़ा रहा था, इनकी निगरानी कर रहा था। जब नजदीकी चट्टान पर फटने वाली गोलियों से बर्फ का एक पथरीला टुकड़ा उड़कर इसके सर के दाएं सिमट लगा और तेज ठेस उठी।
जिसने एक लम्हे में सारे सर को अपनी लपेट में ले लिया था। कैप्टन जावेद ने फौरन हाथ अपने माथे पर रखा तो इसका दस्ताना खून से भीग गया। खैरियत गुजरी कि गोली या पत्थर का टुकड़ा अंदर दाखिल नहीं हुआ था। इसने एक तरफ हटकर चट्टान से टेक लगाते हुए अपने हाथ में पहने दस्ताने से आंखों की तरफ उतरने वाले खून को माथे पर से साफ किया तो सिपाही जान शेर की नजर इस पर पड़ी। सर जान शेर तड़प कर इसकी तरफ लपका। कुछ नहीं, मामूली जख्म है। इसने हाथ के इशारे से जान शेर को तसल्ली दी जो इसके नजदीक पहुंच चुका था। जान शेर अपने सर को जख्मी देखकर घबरा गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे इसने अपने हवास कायम कर लिए थे। अपनी फील्ड पट्टी इसने 2 मिनट के अंदर कैप्टन जावेद के सर पर बांधकर वक्ती तौर पर खून बंद कर दिया था। कैप्टन जावेद ने इस असना में सर पर दोबारा गर्म टोपी पहन ली और उठ खड़ा हुआ। जान शेर, किसी को इल्म ना हो, चौकस रहना। इसने अपने जवान को हिदायत दी और सिपाही मोहम्मद खान की तरफ चल दिया, क्योंकि इसकी सिमत से जोरदार धमाके की आवाज भी आई थी। मोहम्मद खान, खैरियत? इसने झुकते हुए मोहम्मद खान के नजदीक पहुंचकर पूछा, जिसके सामने 20 गज के फासले पर 7-8 भारतीयों की लाशें पड़ी थी। सर उस्ताद जी शहीद हो गए हैं, रंधे हुए गले से मोहम्मद खान ने कहा, और कैप्टन जावेद के सारे बदन में झंझनाहट फैल गई। क्या इसे शायद अपने कानों पर यकीन नहीं आया था? यस सर, उस्ताद शरीफ साहब शहीद हो गए हैं। मोहम्मद खान के आंसू बाकायदा जारी थे। इन्ना लिल्लाह, कैप्टन जावेद ने भुर्राई आवाज से कहा। इसे अभी तक पाक आर्मी के बेहतरीन निशानाबाज कमांडो की शहादत का यकीन नहीं आ रहा था, जिसने दौराने तरबियत इसे करीबन डांटते हुए सही निशाना लगाने की तरबियत दी थी। अपनी पुश्त से आगे निकलकर इसने देखा सामने की चट्टान से अपनी पीठ लगाए शहीद मोहम्मद शरीफ अपनी गन गोद में लिए बैठा था। कैप्टन जावेद आगे बढ़ा और इसने आहिस्तगी से सहारा देकर शहीद को लिटा दिया। शायद इसे नायक शरीफ की तवील मुसाफत, जख्मी होने और थकावट का एहसास था, और वह नहीं चाहता था कि उस्ताद मोहम्मद शरीफ मजीद बेआराम हो। बर्फ के पथरीले बिस्तर पर उन्हें लिटाकर इसे अजीब सी आसूदगी का एहसास होने लगा था। मोहम्मद शरीफ निशानाबाजी में हमेशा नंबर 1 रहते थे। आज शहादत में भी वो अपनी कंपनी में पहले नंबर पर आ गए थे। कैप्टन जावेद ने अपने दाएं हाथ माथे पर ले जाकर उन्हें नजर गुजारी और वहां से हट गया। कर्नल कियानी के लिए मौसम और रास्ते कभी ज्यादा अहमियत के हामिल नहीं रहे थे। इसका शुमार एविएशन के इन पायलटों में होता था जो सब कुछ कर गुजरने का हौसला रखते थे। इंतहाई पेचीदा पहाड़ी सिलसिलों में परवाज करते हुए टारगेट तक पहुंचना और अपने जवानों को वहां तक पहुंचाना इसके लिए मामूल की बातें थी, लेकिन सालतोरों के इस बर्फीले जहन्नम पर परवाज करते हुए न जाने क्यों इसे अपने बदन में खून मुंजमद होने का एहसास होने लगा था। बेस कैंप के नक्शे को ज़हन में रखते हुए वो बर्फीले पहाड़ों के बीचों बीच रास्ता बनाता हुआ अब करीबन इसी मुकाम तक आ गया था जिसे महाजे जंग कहा जा सकता था। कैप्टन जावेद से रेडियो पर इसका राब्ता हो चुका था और ये इतला इसके लहू में बरक दौड़ा गई थी कि पिछले 2 घंटों से कैप्टन जावेद के जख्मी और बेवसीला कमांडोज दुश्मन के हमलों को पसपा कर रहे हैं। इनका गोला बारूद करीबन ख़त्म हो रहा है और अब करीबन आखिरी गोली और आखिरी आदमी के मरहले तक आन पहुंचे थे। सर, हमारी तरफ आना मुमकिन नहीं है, कोई रास्ता नहीं मिलेगा। मैंने इस इलाके का सर्वे कर रखा है। कैप्टन जावेद की आवाज़ सुनाई दी। एक रास्ता है। कैप्टन जावेद को कर्नल कियानी की आवाज़ सुनाई दी और उन्होंने राब्ता मुनक़ता कर दिया। जावेद ने जान लिया था कि कर्नल कियानी के इस फिक्रे का मतलब क्या है। इस बात में कोई शक नहीं कि वो जनूब की तरफ से इन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उन्होंने अपनी फौजी जिंदगी का खुदकुशी की हद तक खतरनाक फैसला शायद कर लिया था और अब इसी पर अमल करने जा रहे थे। अचानक ही कर्नल कियानी ने अपने चॉपर हेलीकॉप्टर का रुख शुमाल की तरफ मोड़ दिया था और अब वो कदरे नीचे पहाड़ी रास्तों से दुश्मन के इलाके की तरफ जा रहे थे। उन्होंने दुश्मन की मुतवक्के पोजीशनों के ऊपर से गुजरते हुए इसी रास्ते से अपने जवानों तक पहुंचने का आज़म कर लिया था जिस रास्ते से दुश्मन इन पर हमलावर हो रहा था। यह रास्ता बिल्कुल गैर महफूज था और दुनिया की किसी फौज का पायलट कभी इस तरफ जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, लेकिन कर्नल कियानी को एहसास था कि अगर उन्होंने यह खतरनाक फैसला न किया तो एक एक करके तमाम कमांडोज दुश्मन या फिर मौसम के हाथों मारे जाएंगे और उन्होंने अपनी जान पर खेलकर दुश्मन के सीने पर मोंग दलते हुए जो पोस्ट बनाई है, इन पर काबिज होने के बाद दुश्मन अपनी सप्लाई के रास्ते महफूज कर लेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर यही कुछ होना था तो फिर इन्हें इतनी रियाजत की ज़रूरत ही क्या थी। सियाचिन के इस बर्फीले जहन्नम में तो घास की एक पत्ती भी नहीं उगती थी। इस ज़मीन पर सिवाय मौत के और कुछ मौजूद नहीं था। आखिर इन्हें इस तरह आगे बढ़कर मौत को गले लगाने की ज़रूरत ही क्या थी।
वो अपनी महफूज पनाहगाहों में बैठकर दुश्मन का इंतजार कर सकते थे। अपनी सरहदों के अंदर किला बंद होकर इसकी यलगार पसपा कर सकते थे, लेकिन इस तरह दुश्मन इसके 60-70 किलोमीटर इलाके पर काबिज होने की जद में मुब्तला हो जाता। वो दुश्मन का जाम तोड़ने आए थे। इसके गरूर को खाक में मिलाकर इसे ये बताने आए थे कि अहमियत बंदूक की नहीं, इसके पीछे मौजूद जवान की होती है। वो एक लम्हे के लिए भी दुश्मन को एहसासे बर्तरी से दो चार नहीं कर सकते थे। अगर दुश्मन ने कई सालों की तैयारी और सामान्य हरब ज़रब से मुकम्मल लेस होकर इन पर हमला किया था तो क्या वो अगर निहत्ते भी होते तो कभी इसे अपनी सरहदों का तकद्दुस पामाल करने की इजाज़त नहीं दे सकते थे, कभी नहीं। लांस नाइक हसन शाह ने नाइक शरीफ वाली पोजीशन संभाल ली थी। इसके दाहिने हाथ नाइक शरीफ शहीद की लाश पड़ी थी और वो बाएं तरफ वो अपनी गन और बची हुई चंद दर्जन गोलियों के साथ पथरीली चट्टान से टेक लगाए सामने के रास्ते पर नजरें जमाए बैठा था। इस तरफ से फायर तो आ रहा था, लेकिन अभी तक फायर करने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। शायद उन्होंने कोई महफूज आड़ तलाश कर ली थी या फिर वो पहाड़ी की दूसरी तरफ अपने तोपखाने से मदद ले रहे थे। हसन शाह को इसी फायर से खुद को बचाना और बर्फ पर गिरते गोलों का तमाशा देखना था। फिलवकत वो इससे ज्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं था। नाइक शरीफ की मौत की अगर तस्दीक ना हो गई होती तो वो इसे कभी मुर्दा तस्लीम ना करता, क्योंकि इसके चेहरे पर मुर्दा होने के आसार तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। यूं मालूम पड़ता था जैसे वो मुस्कुरा रहा हो। बिल्कुल इसी तरह वो मुस्कुराते हुए और कभी कभी इंतहाई संजीदगी के साथ उन्हें डांट कर सही फायरिंग पोजीशन दिलाया करता था। हसन शाह जब इसकी तरफ देखता तो इसका कहर बढ़ने लगता है। इस यूनिट का हर जवान को नाइक शरीफ की शहादत की खबर पहले ही से मिल चुकी थी। अब वो 7 नफर बाकी रह गए थे। 3 सिमतों में मोर्चा बंद होकर पाकिस्तान आर्मी के ये 7 कमांडोज इस कहर आलूद मौसम में दुश्मन की तबाहकुन गोलाबारी का सामना करते हुए इसे अपने मुल्क की तरफ आने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने से रोक रहे थे। हसन शाह अचानक ही चौंका। इसके हसास कानों ने किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनी थी। यह खबर तो उनका मोराल बढ़ाए रखने के लिए कैप्टन साहब ने इन तक पहुंचा दी थी कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें कमक पहुंच रही है, जबकि ज़मीनी रास्ते से आने वाले जवानों के साथ इनका राब्ता हो चुका था। हेलीकॉप्टर के इंजनों की आवाज़ इसे कदरे मानूस सी महसूस हुई, लेकिन अचानक ही इस ख्याल ने इसे परेशान कर दिया कि कहीं ये हेलीकॉप्टर दुश्मन की गोलाबारी का निशाना न बन जाए। इसी ख्याल से हसन शाह को कदरे बेचैन सा कर दिया था और वो पहलू बदल कर रह गया था। अचानक ही इसने सामने पड़े भारतीयों की लाशों के अकब से सफेद पोशों को अपनी तरफ बढ़ते देखा और वो संभल कर बैठ गया। नाइक शरीफ की शहादत के बाद इसी सिमत से रुकने वाली फायरिंग के बाद दुश्मन को यकीन हो चला था कि ये सिमत महफूज हो गई है और अब मैदान खाली देखकर ही वो इस तरफ दोबारा यलगार कर रहे थे। किसी भी मुमकिन मज़ामत के पेश नज़र उन्होंने करीबन 15-20 मिनट मुसलसल इस सिमत गोलाबारी करवाई थी और अब इनके पास इस यकीन के काफ़ी शवाहद मौजूद थे कि इस तरफ से मुज़ामत मुकम्मल दम तोड़ चुकी है। भारतीयों ने कैप्टन जावेद और इसके जवानों की तरफ से होने वाली मुज़ामत को ख़त्म करने के लिए इन्हें दूसरी दोनों अतराफ से भी एक लम्हे के लिए फारिग नहीं रहने दिया था। दोनों अतराफ से इन पर बेपनाह गोला बारूद फूंका जा रहा था और इतनी शदीद गोलाबारी के बाद इनकी दानिश में यहाँ कोई जिंदा नहीं बचा था। जंगी असूल के मुताबिक एक मरतबा फिर शदीद गोलाबारी के बाद मैदान साफ होने पर वो आगे बढ़ रहे थे। ये रास्ता ऐसा था जिस पर गोलाबारी के दौरान एडवांस का खतरा मोल नहीं लिया जा सकता था। इस तरह वो खुद ही अपने गोलों की जद में आ जाते। कैप्टन जावेद और इसके साथियों ने गोलाबारी बंद होने से अंदाजा कर लिया था कि अब दुश्मन फिर हमला करेगा और इनकी तवक्कुआत के मुताबिक भारतीय कमांडोज अपनी महफूज पनाहगाहों से अंधाधुंध इनकी सिमत गोलियां बरसाते आगे बढ़ रहे थे। हसन शाह ने महसूस किया हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ बुलंद हो रही थी। शायद वो सामने वाली पहाड़ी के अकब में कहीं रास्ता तलाश कर रहा था और दुश्मन इसकी तरफ बढ़ रहा था। अब इसके और भारी हरवल दस्ते के दरमियान बमुश्किल 15-20 गज का फासला रह गया था, जब अचानक ही वो ज़मीन पर करवट बदल कर इनके सामने आ गया और दूसरे ही लम्हे सूरत हाल से बेखबर भारतीयों पर आग बरसाने लगा। हसन शाह की लाइट मशीन गन के पहले ही हल्ले ने 3-4 भारतीयों को चाड़ लिया, लेकिन इस मरतबा भारतीयों ने मुमकिन मज़ाहमत को नज़रअंदाज नहीं किया था और उन्होंने पोजीशन भी इस तरह ली हुई थी। इन लम्हात में जब हसन शाह माहिर निशानाबाजों की तरह एक एक भारतीय को निशाने पर लेकर इनको जहन्नम रसीद कर रहा था, अचानक ही इसे इस तलख हकीकत का एहसास हुआ कि इसके पास बमुश्किल 15-20 गोलियां बाकी बची हैं। ये गोलियां इसे आखिरी लम्हात के लिए बचानी थी।
ये सोचकर इसने अपने पास महफूज दोनों हैंड ग्रेनेड निकाल लिए और एक ग्रेनेड की पिन निकालकर सामने से आने वाले भारतीयों पर फेंक दिया। दूसरे ग्रेनेड की पिन वो निकाल ही रहा था जब अचानक अपने पेट और सीने में पिघलता हुआ शीशा उतरने का एहसास हुआ। इसके साथ ही इसकी गर्दन में बिल्कुल सामने की तरफ से एक मशीन गन की गोली घुस गई। दम तोड़ते लांस नाइक हसन शाह ने ग्रेनेड दुश्मन की तरफ फेंका। इसकी आंखें अभी तक जिंदा थी। आखिरी मंजर इसके सामने था, कुछ भारतीयों की लाशें वापस भागते भारतीय और इनके पहलू से नमूदार होता कर्नल कियानी का हेलीकॉप्टर। इसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई थी और रूह अपने बदन से निकलकर कालीनों से सजे इस रास्ते पर गामजन हो गई जिस पर चलकर इससे पहले इसके 3 साथी जन्नते मकान हो गए थे। लांस नाइक हसन शाह ने कुशादा सीने पर दुश्मन की गोलियों के मेडल सजाए बड़ी आन बान से इन हूरों की तरफ बढ़ रहा था जो चश्मे माँ रोशन दिले माशात के साथ बाहें फैलाए शहीद की मुंतजिर थी। कर्नल कियानी को खुद यकीन नहीं आ रहा था कि इससे क्या कारनामा सरजद हो गया है। हैरत अंगेज तौर पर वो दुश्मन के सिरों पर परवाज करता कैप्टन जावेद की पोस्ट तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। कैप्टन जावेद से इसका राब्ता मुसलसल कायम था, गो कि इसकी किसी बात से कर्नल कियानी को यह एहसास नहीं होता था कि जावेद और इसके साथी किसी कमजोरी का मुजाहिरा कर रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से होने वाली फायरिंग से कर्नल कियानी अंदाजा कर सकता था वह किस सूरत हाल से दो चार हैं। वो अपना पोमा हेलीकॉप्टर यूं उड़ाता आ रहा था जैसे सर्कस में लगे मौत के कुएं में कोई माहिर मोटरसाइकिल चलाता है। कैप्टन जावेद को दूरबीन के बगैर ही कर्नल कियानी का हेलीकॉप्टर दिखाई दे रहा था और इससे ज्यादा भारतीय फौजी हैरानगी से ये मंजर देख रहे थे। यूं दिखाई देता था जैसे वाकई वो अब तक अंधे हो चुके थे और उन्हें अब इल्म हुआ था कि इनके सिरों से परवाज करके कोई पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर भी यहाँ तक पहुँच गया है। बौखलाए हुए भारतीयों ने अपनी गन्नों का मुंह इनकी तरफ कर दिया था, लेकिन बुलंदी और तय दर तय पहाड़ी सिलसिलों की वजह से वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। कर्नल कियानी ने इंतहाई महारत का मुजाहिरा करते हुए एक तंग दर्रे से अपना पोमा गुजार कर इसे सीधा किया और अब वो कैप्टन जावेद के अकब में बिल्कुल महफूज हो चुके थे। एक कदरे हमवार जगह देखकर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर वहीं उतारने का फैसला किया था और अब इस इंतहाई खतरनाक फैसले पर अमल भी करने जा रहे थे। कैप्टन जावेद से ज्यादा सूरत हाल की संगीनी का अंदाजा और कौन कर सकता था। इसने अपने बाकी साथियों को दुश्मन को मुकम्मल इंगेज रखने के अहकामात के साथ नई तरतीब के साथ फैला दिया था और वो खुद अपने एक जवान के साथ इस कदरे डहलवान जगह की तरफ रेंग रहे थे जहां कर्नल कियानी का हेलीकॉप्टर मोजज़ाती तौर पर लैंड कर चुका था। कर्नल कियानी अब अपने पास मौजूद सामान उतारने में मसरूफ था। वो खुद हेलीकॉप्टर के इंजन स्टार्ट रखकर नीचे उतर आए थे। आम हालात में शायद वो ऐसा न करते, लेकिन इसके लिए ये मुमकिन नहीं रहा था कि अपने इस जख्मी हीरो को बढ़कर गले न लगाएं। वेल डन। उन्होंने बेख्तियार दोनों बाहें फैलाकर कैप्टन जावेद को गले लगा लिया था जिसके सर पर बंदी पट्टी रंगीन हो रही थी। बेख्तियार होकर उन्होंने यही अमल इसके जवान के साथ भी दोहराया और अब तीनों मिलकर सामान उतार रहे थे। कर्नल कियानी के लिए यहाँ ज्यादा देर क़याम करना मुमकिन नहीं था। करीबन 10-15 मिनट के दरमियान उन्होंने अपना पोमा खाली कर दिया था। कैप्टन जावेद की ख्वाहिश थी कि इसके साथ मौजूद दो शदीद जख्मी कर्नल साहब के साथ वापस चले जाएं, लेकिन उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया था और अब 16,000 फीट की इस बुलंदी पर अपने 2 शदीद जख्मी और 4 थके हुए कमांडोज के साथ जख्मी कैप्टन जावेद फिर भारतीयों के सामने सीसा पलाई दीवार बन चुका था। इनके पास कमक पहुंच गई थी। गोला बारूद, अद्वियात और कुछ अशियाए खुर्दनोश आ चुकी थी। अपनी बेपनाह खस्ता हाली के बावजूद कैप्टन जावेद को ईमान की हद तक इस बात का यकीन था कि जब तक इसके किसी जवान के पास एक भी गोली बाकी है वो दुश्मन को इस पोस्ट पर काबिज नहीं होने देंगे। एक मर्तबा फिर वो नए अज़म और ताज़ा वलवलों के साथ दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर चुके थे। अगले 1.5 घंटे तक उन्होंने दुश्मन की अलगार रोके रखी और ऐन इन लम्हात में जब इनके बाजू छल हो चुके थे, खून इनकी रगों में शदीद सर्दी से मुंजमद हो रहा था, ऐन इन्हीं लम्हात में इनके अकब से नारे तकबीर बुलंद हुए और अल्लाह की बुजुर्गी बरतरी का ऐलान करते नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जवानों का पहला दस्ता कैप्टन शेरदिल की कमान में इनकी मदद को पहुंच गया था। अपने जिस्मों से लिपटे रस्सों की मदद से NLI के जवान अमूदी पहाड़ी चोटी पर चढ़ते दीवानावार अपने साथियों की मदद को आ रहे थे। उन्होंने जल्दी ही पोजीशनें संभाल ली थी। कैप्टन शेरदिल और इसके साथी हैरत और अकीदत की बेपनाह जज्बात से बारी बारी इन कमांडोज से बगलगीर हो रहे थे जिन्होंने अस्करी तारीख का नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम दिया था। ये जवान अपने साथ जरूरियात का सामान भी ले आए थे।
गो के वो भी 6 घंटे का तवील और थका देने वाला सफर करते हुए यहाँ पहुंचे थे, लेकिन बिल्कुल ताज़ा दम थे। पहले से मौजूद अपने साथियों की नाकाबिले यकीन बहादुरी ने इनके हौसले यूं भी दो चंद कर दिए थे। शोहदा के जवान लाशें देखकर इनकी आंखों में खून उतर आया था। कैप्टन शेरदिल ने कैप्टन जावेद को बहुत मिन्नत समाजत के बाद इस खैमे तक जाने पर रजामंद किया था जो इसके जख्मी साथियों के लिए लगाया गया था, और NLI के एक डॉक्टर ने जो इसके ग्रुप के साथ आया था कैप्टन जावेद की पट्टी दोबारा करके इसे जमीन पर बिछे कंबल पर लिटा दिया था। इसके बाकी जख्मी साथियों की मरहम पट्टी हो रही थी। NLI के नौजवानों की आमद ने भारतीयों की रही सही कमरे हिम्मत भी तोड़ दी थी। अगले 3 घंटों में कमांडोज का एक और सेक्शन इनकी मदद को पहुंच गया था। कर्नल कियानी इस मरतबा बड़े हेलीकॉप्टर एलिवेट में ताज़ा दम कमांडोज और सामान्य हरबो ज़रब के साथ आए थे, और इस हेलीकॉप्टर में कैप्टन जावेद अपने 4 कमांडोज की लाशें और जख्मी साथियों के साथ फातिहाना अंदाज में वापस बेस कैंप की तरफ परवाज कर रहा था। गुरजीत सिंह आज बहुत खुश था। आज प्रमोद ने इसे वीज़ा लगाकर पासपोर्ट और टिकट देकर इसको रवानगी की तारीख से आगाह करना था। इसने अभी तक अपनी बीवी को राज़दार नहीं बनाया था, लेकिन 2 रोज़ पहले इसे भी सारी कथा कहानी सुना दी थी। अपनी सारी कहानी और प्रमोद का तारुफ करवाने के बाद इसने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, क्यों गुरविंद कौर हमें मानती है ना? कैसा बेवकूफ़ बनाया साले को, बड़ा होशियार बनता था। अरे भाई मेरा क्या गया, मेहमानों की लिस्टें ही दी है ना, हमने कौन से मिलिट्री वालों के राज दे दिए हैं। और देख लो गुरविंद कौर, हमने कैसा उल्लू बनाया है, इसे कैसा सौदा किया है। मेहमानों के नाम बता बता कर अमेरिका का तुम्हारा और अपना वीज़ा हासिल कर लिया है। किसी को बताना नहीं। प्रमोद ने कहा था कि किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। इसने अचानक ही बड़ी राजदारी से अपनी बीवी के कानों के नज़दीक मुंह ले जाते हुए कहा, वो क्यों सरदार जी, लो हमने कोई गैर कानूनी काम किया है? हम क्यों इस तरह चोरी छुपे जाएंगे? मैं तो सारी कॉलोनी को बताकर जाऊंगी, सबके सीने पर मोंग दल कर जाऊंगी, इनको पता तो लगे मैं किसकी संकनी हूँ। इसने सर झटक कर कहा, चुप कर, बात को समझा कर, मरवाएगी मुझे भी तू। कोई अकल कर, मैं जो तुझे कह रहा हूँ इस पर अमल करना। खबरदार किसी को कानों कान खबर ना हो। गुरजीत सिंह का पारा चढ़ गया था। सरदार जी कोई और मुसीबत तो नहीं आने वाली? अचानक ही गुरविंद कौर ने अजीब सी बात कह दी। शुभ शुभ बोल। गुरजीत सिंह को गुस्सा आने लगा था। वाहे गुरु खैर ही रखे, आपने जो भी करना है जल्दी कर लें। वो लक्कू राम वाली बात याद है ना आपको? इसने कदरे गैर मुतमईन होकर कहा था। लक्कू राम यहाँ का एक माली था। इसे 3-4 माह पहले एक रोज अलियू सुबह इसके घर से कुछ सफेद पोश अगवा करके ले गए थे। इस कॉलोनी में किसी सिविलियन की आमद और ऐसी अगवा की वारदात कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। ये बात तो तय थी कि इसे किसी सरकारी महकमे के लोगों ने ही अगवा किया है, और चंद रोज बाद ये उकदा भी खुल गया। लक्कू राम को रॉ के लोग पकड़ कर ले गए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था। कॉलोनी के लोगों को ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही थी कि एक माली किस तरह किसके लिए जासूसी कर रहा था, लेकिन उन्हें इस बात का यकीन था कि जिस एजेंसी ने लक्कू राम को उठाया है वो गलत नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद लक्कू राम के घर की तलाशी ली गई तो वहां से कुछ नकद रुपए बरामद हुए, जिसके बाद इसकी बीवी और साले को भी खुफिया पुलिस वाले अपने साथ ले गए थे, और इसके क्वार्टर को अभी तक ताला लगा हुआ है। गुरजीत सिंह का ध्यान कभी लक्कू राम की तरफ नहीं गया था, लेकिन आज न जाने क्यों इसे अचानक लक्कू राम याद आ गया था। कहीं वो तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस के हाथ नहीं फंस गया। इसने सोचा, फिर खुद को मुतमईन होकर गर्दन नफी में हिला दी। इसके पास बड़ी मजबूत दलील मौजूद थी कि वो तो अमेरिकनों के लिए काम कर रहा है, और जिस शख्स के जरिए काम कर रहा है वो भी कोई मुसलमान नहीं, हिंदू है। प्रमोद नाम है इसका। आज इसे प्रमोद से आखिरी मुलाकात करनी थी, कम से कम इसने यही कहा था, क्योंकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने फिर कैलिफोर्निया में मिलना था। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया इसकी हमेशा से कमजोरी रही थी। यहाँ के समंदर, साहिल, रेलते किनारे और खास तौर से सैन फ्रांसिस्को। प्रमोद से जब इसने जिक्र किया था सैन फ्रांसिस्को का, तो उसने गुरजीत सिंह से कहा था कि अब इसकी अगली मंजिल यही होगी। 1 साल के लिए तो तुम्हें सैन फ्रांसिस्को की क्रैकेट स्ट्रीट पर ही अपार्टमेंट मिल जाएगा, इसके बाद जहाँ पसंद करो। यार ये अमेरिकन साले बड़े पागल हैं, इनको एक मर्तबा खुश कर दो तो जो मर्जी इनसे ले लो। इस रोज प्रमोद ने इसके हाथ पर बेतकल्फी से हाथ मारते हुए इसे हस्बे साबक मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब दिखाते हुए कहा था। गुरजीत सिंह ने इस रोज से सैन फ्रांसिस्को के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे, और सैन फ्रांसिस्को के लिए वो इससे ज्यादा भी बहुत कुछ करने को तैयार था, जो कुछ करने के लिए इसे प्रमोद ने कहा था।
तो दोस्तों अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।